पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी की मजबूरी क्या होती है, गरीबी की मजबूरियाँ क्या होती हैं, गरीब व्यक्ति गरीब ही बना रहता है। ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने, हमारे ज़हन में, हमारे मन मंदिर में ये उठते रहते हैं। आप एसी रूम में बैठकर फाइव स्टार होटल में खाना खाकर, मर्सिडीज़ बेंज में चलकर और पॉवर्टी के दो चार एस्से लिखकर और दो चार अवार्ड पाकर पॉवर्टी को नहीं समझा जा सकता। पॉवर्टी को समझने के लिए इन चेहरों को ज़रा देखिए, ध्यान से देखिए। इन चेहरों की आंखों में आंखें डालकर ज़रा देखने का प्रयास कीजिए, उनके मन मंदिर में झांकने का प्रयास कीजिए, उनके सपनों को समझने का प्रयास कीजिए और आप जिस जगह हैं उससे तुलना कीजिए। तो जब गरीब की आंखों में, गरीब के बच्चों की आंखों में उनके शरीर पर रखे हुए वस्त्रों को देखो। रखे हुए वस्त्र में बोल रहा हूँ, पहने हुए वस्त्र नहीं कह रहा हूँ। पहनना अपनी चॉइस से होता है बेटा। रखे हुए वस्त्रों का, किसी का दिया हुआ, किसी का छोड़ा हुआ, कहीं से पाया हुआ, कहीं से उठाया हुआ, यही कहानी गरीबों के हिस्से में आती है। तो गरीब होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और आज जब आप किसी गरीब को देखो तो कूड़े के ढेर के आसपास, ये जो स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है, वो सब सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। गरीबी हम जब कहते हैं तो हमारे मन में रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास का सीन नज़र आता है, हमें गांव के कुछ हिस्सों का सीन नज़र आता है, हमें बस स्टैंड के आसपास का सीन नज़र आता है जहाँ पर कुछ लोग किन स्थितियों में रेलवे की पटरियों के पास कुछ लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। ये वो जिंदगियां हैं जिनके अपने सपने टूटते हैं हर दिन, और हम जैसे लोग जो इन सपनों को जो अपने बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के जो बच्चे हैं, वो भगवान करे सबके बच्चे सपनों को पूरा करें पेरेंट्स के, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब माता पिता के सपनों को पूरा नहीं करते तो हमारे जैसे लोगों को बहुत कष्ट होता है। और उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए हम निरंतर विभिन्न परिस्थितियों में, बच्चे आए ना आए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अग्रसर रहते हैं। हमें खुशी होती है जब ये कुछ बच्चे, भले ही इनकी संख्या कम हो, लेकिन वो सारी परिस्थितियों को छोड़कर ये थोड़ा सा अपने जीवन में सेक्रीफाइस का एक एलिमेंट लाकर अपने जीवन को, हो सकता है बाय प्रेशर ही आते हों पेरेंट्स के, हो सकता है टीचर के रिस्पेक्ट में आते हो सकता है अपने उत्साह के अंदर आते हो, वस्तु स्थिति कुछ भी हो, लेकिन निश्चित रूप से ये बच्चे आ रहे हैं। वो उनका पेरेंट्स के प्रति भी रिस्पेक्ट है, टीचर के प्रति भी रिस्पेक्ट है, और अपने आने वाले भविष्य के प्रति सजगता की भावना भी है। इन्हीं सब चीज़ों से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो हम इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ इन जो गरीबी को हम पढ़ना चाहेंगे कि हमारे हाथों से निकले हुए बच्चे उस समाज के लिए कुछ देने का जज्बा रखें, जोश रखें, जुनून रखें, जज्बात रखें, जिससे समाज का कल्याण। और इकोनॉमिक्स जब हम कहते हैं रॉबिन्स की भाषा में कि ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मनुष्य का जो व्यवहार है, जो स्केयर, जो रिसोर्सेज हैं और उसके एंड्स की बात जो करते हैं। मार्शल साहब जब कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है मनुष्य के कल्याण का शास्त्र है, उन्होंने एडम स्मिथ के इकोनॉमिक्स जो साइंस ऑफ वेल्थ से बाहर निकालने का प्रयास किया। आज वास्तव में 21st सेंचुरी में देखा जाए तो मुझे मार्शल भी सही लगते हैं, जो कल्याणकारी बनाना चाहते थे इस अर्थशास्त्र को, इस इकोनॉमिक्स को। रॉबिन्स ने सही कहा कि रिसोर्सेज स्केयर हैं और रिसोर्स स्केयर होने की वजह से ही संघर्ष बढ़ रहे हैं। इसके और सारे एलिमेंट हैं जो कि अफ़गानिस्तान में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और वैसी परिस्थितियाँ ईश्वर न करे कि किसी देश में उत्पन्न हो। लेकिन आदमी जब तक देश और समाज के प्रति जागरूक नहीं होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, तब ऐसी स्थितियाँ आती रहेंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉवर्टी को समझने का प्रयास करते हैं एक उत्साह के साथ कि पॉवर्टी होती क्या है, उसको हम शब्दों में ढालने का प्रयास कर रहे हैं।
तो तान्या, आज का जो सबसे पहले जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है इस सेशन को, रजत। रजत अभी क्लास में है। अगर रजत नहीं भी हैं तब भी ये पहला तो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ रजत को, पहला स्लाइड रजत के नाम से। रजत है तो पढ़ सकते हैं, वरना रजत के बाद जिस दूसरे बच्चे ने ज्वाइन किया अर्जुन, वो पढ़ेंगे। रजत हैं क्लास में? बेटा आप, रजत जी? चलिए, नहीं सर। ओके, नो इशू। अर्जुन बेटा पढ़िए। तब आपको ये पहला स्लाइड रजत के नाम से हटकर इसकी पट्टिका बदल चुकी है और ये अर्जुन के नाम से मैं डेडिकेट करता हूँ इस स्लाइड को। अर्जुन जी पढ़ेंगे आप? यस। हाँ पढ़िए बेटा। Poverty is a situation in which an individual is unable to fulfill the basic necessities of life such as food, shelter, clothing, basic education and shelter care. ठीक है, तो अर्जुन ने कहा कि पॉवर्टी इज ए सिचुएशन इन विच, गरीबी एक स्थिति है, इन विच इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल, जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, जो इंडिविजुअल हम जिसको हम कहें, चाहे अर्जुन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, या हमारे आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, इंडिविजुअल की बात हो रही है, ग्रुप की बात नहीं हो रही, कम्युनिटीज़ की बात नहीं हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, व्यक्तिगत। तो इंडिविजुअल जो है वो अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज, वो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम है। अब मूलभूत आवश्यकताएं, पहले तो हम कहते थे कि मूलभूत आवश्यकताएं मतलब अमिताभ बच्चन की मूवी, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, ये फिल्म का नाम है, तो याद करने में आसानी होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, हमने ये महसूस किया कि बेसिक जो है नेसेसिटीज जीवन में फूड, क्लोथ और शेल्टर ही नहीं है। वरना अफगानिस्तान में जो तालिबान के लोगों ने किया, उनको फूड, क्लोथ और शेल्टर तो मिल जाता, लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं है। अगर एजुकेशन होता तो इस तरीके से महिलाओं, बच्चों और जो बुजुर्ग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते ये। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, पॉवर्टी को हम और दूसरे एलिमेंट से जोड़ दें कि एजुकेशन मिलना भी ज़रूरी है। अगर एजुकेशन के अभाव में, अच्छा एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब है चंद किताबें पढ़ लेना नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि जियो और जीने दो की बातों को समझना और जीवन में प्रयोग लाना, ये है एजुकेशन। दूसरे धर्म और संस्कृति की बातें सोचना, ये भाव नहीं रखना कि हम ही श्रेष्ठ हैं, अहम ब्रह्मास्मि का भाव उचित नहीं है। रिपेंट आनभद्रा कर्तव्य यंतु विश्वतः, मतलब लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो एजुकेशन से आता है, अच्छा एजुकेशन से आता है। और हेल्थ केयर, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जीवन में हर पल, कोविड-19 ने हमें समझा दिया है कि हेल्थ केयर क्या होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, फूड में हम फूड एक, जब हम स्पिरिचुअल के रूप में बात करते हैं तो इसको हम और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अपने बातों को कॉन्साइज करते हुए बेसिक नीड्स आपको दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमेशा वल्नरेबल होती है, उसको जीवन में जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको नहीं मिल पाती हैं। सिटी एरिया हो, वहाँ भी अर्बन एरियाज़ में भी पुअर हैं जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज़, उसको हम अर्बन पुअर कहते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अलग अलग तरह के लोग हैं, ठीक है, जो अपने जीवन को चलाने के लिए अलग अलग मीन्स का यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग जो अपने को कुछ सेल आउट करते हैं, जैसे आपको स्ट्रीट वेंडर्स देख लो, कुछ कार्ड वेंडर्स देख लो, कॉबलर्स देख लो, फ्लावर सेलर्स देख लो, ये तो इनकी स्थिति फिर भी बेहतर है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, बट स्टिल दे आर मैनेजिंग एंड दे आर सेलिंग, ठीक है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी अभी गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न लाया है, ऐसे लोगों को भी लोनिंग और इस तरह की कुछ सुविधाएं को बढ़ाने की बात की वकालत की गई है। जब कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में इन जो पुश कार्ड वेंडर्स हैं, कॉबलर्स हैं, घर से बाहर लोग नहीं निकलेंगे तो न तो जूते फटेंगे, न जूते सिलने वालों की इनकम होगी।
लोग न मंदिर जाएंगे न और कहीं जाएंगे, न फ्लावर सेलर की अर्निंग होगी। लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे तो स्ट्रीट वेंडर बेचारा किसको बेचेगा? इट माइंड। लेकिन ऐसे समय में रैग पीकर्स के पास कोई साधन नहीं था, वो अपने जीवन को कैसे चला रहा होगा? सोचिए, बेगर्स, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं तो जो भिखारी हैं उनका भोजन कैसे मिल रहा होगा? तो ऐसे समय में किसका रोल आता है? ऐसे समय में सरकारों का रोल आता है। तो सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट आर वल्नरेबल, हमारा अगला स्लाइड कहता है कि सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन रूरल एरियाज दे आर कॉल्ड रूरल पुअर। गांव में रहने वाला व्यक्ति भी गरीब है, जिसके पास, आपने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में देखा किस प्रकार अंग्रेजों ने, इंग्लिश पीपुल, दे ट्राइड टू extract the revenue from the agriculture area. They introduced the different system of revenue collections. आपने पढ़ा है। और उनके द्वारा जो हमारे फार्मर्स थे, जो कभी बड़े खुशहाल हुआ करते थे, ठीक है, भारत में गरीबी कभी नहीं रही थी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा केरला का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। आज हमारे टेम्पल्स में देख लो, आज भी इतना सारा कुछ होने के बाद भी, जब बाहरी शक्तियों ने आक्रमण किया और मंदिरों को लूटा, वैसी स्थिति में भी अगर देख लो तो आज के मंदिरों में भी सोने और चांदी के आभूषण दिखाई देते हैं, हमारे जो गॉड और गॉडेस की प्रतिमाएं हैं उनके ऊपर। आप जब सोच लो कि पत्थर की जो मूर्त है उसके ऊपर भी हम जब इस तरह के आभूषण, सौंदर्य को बनाने के लिए, आकर्षण को बनाए रखने के लिए हम जो भी हमारी जो श्रद्धा है उसके अनुसार हम करते हैं, तो हमारे जो बेटियां हैं, जो हमारे उस समय के जो पुरुष रहे होंगे, उस ज़माने में कितने आभूषण पहनते होंगे। और यही कारण है कि हमारी सभ्यताओं में हमारे उसके साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस भी हैं। डिस्कवरी की मैगजीन एक आती है, उसमें सारा डिटेल्स लिखा हुआ था। वैसे तो हमारे पास 108 फैक्ट्स ऑफ इंडियाज़ एक बुक है हमारे पास, तो उस बुक में, और एक और बुक है जिसका नाम अभी में स्लिप हो रहा है, प्राइड ऑफ इंडिया, ये भी बुक मेरे पास है। जब विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ था बेंगलोर में, तो मैंने वहाँ से बुक्स को एक टीचर के माध्यम से कलेक्ट करवाया था और उनसे बस एक ही बात कहा था, क्योंकि वो वहाँ पर एक वॉलंटियर के रूप में जा रहे थे, संस्कृत के टीचर थे, तो मैंने कहा कि आप वहाँ से कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढ के लाइएगा जो मार्केट में मिलती ना हो। तो उन्होंने मेरे लिए वही किताब लाया था, प्राइड ऑफ इंडिया, और वो किताब अभी तक है। मैं उसमें ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई है जो मैं आउट ऑफ बॉक्स जब पढ़ाने लगता हूँ तो कभी कभी कुछ कुछ बोल देता हूँ, मेरे माइंड। लेकिन बहुत सारी चीज़ें लोग विश्वास नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि वैमानिक शास्त्रीयम, हमारे पास विमान की टेक्नोलॉजी पहले थी, तो आज की जनरेशन के बच्चे विश्वास नहीं करें। भारद्वाज ऋषि ने इस पर रिसर्च किया था और उस पर उन्होंने बनाया था, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पॉइंट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। खैर, तो जो रूरल पुअर हैं वो हमको किस रूप में दिखाई देते हैं? तो लैंडलेस लेबरर्स, ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीनों पर सर्विस करते हैं अंग्रेज़ों की कृपा से। और बाद में अंग्रेज़ों के पिट्ठू जो लोग हैं, जो शागिर्द लोग थे, अंग्रेज़ों के जो तरफदार करने वाले लोग थे, ऐसे लोग जिन्होंने ज़मीनों को अपने पास रख लिया। ट्रेडिशनली कुछ लोग तो एंटरप्रेन्योर होते हैं और कुछ लोग अंग्रेज़ों के साथ रह के उनके साथ ज़मीनें और ज़्यादा बढ़ा लिया। तो वैसे लोगों के खेत पर ये काम करने वाले लैंडलेस लोग हैं। यही लोग हैं जो पंजाब भाग कर आते हैं, यही लैंडलेस लोग हैं जो हरियाणा भाग के आते हैं, यही लैंडलेस लोग हैं जो दिल्ली और महानगरों में जाकर कभी रिक्शा पुलिंग का काम करते हैं तो कभी कुछ का काम करते हैं। इनके दर्द को कौन समझेगा? इनके दर्द को एक अच्छा हृदय ही समझ सकता है, और यही हमारे पढ़ने का उद्देश्य है। मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, हमारे फार्मर्स जो बिल्कुल मार्जिन पर हैं, वो फार्मर्स तो हैं लेकिन वो इतने छोटे फार्मर्स हैं जो कि उनकी देयर इज़ नो से इन दिस डेमोक्रेटिक सेटअप, कि उनकी बात कोई सुनी नहीं जा रही, उनको सुनने वाला नहीं है। 72 साल तक हमने कृषि में बहुत बड़े रिफॉर्म्स नहीं किए और इसका परिणाम हुआ किसान गरीब और गरीबी होता गया। तो आज किसानों को जब उसके जनधन अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं तो किसानों को कुछ उम्मीद जगी है। किसानों को लग रहा है कि हाँ,
कुछ पहले से कुछ अलग टाइप का हो रहा है। गेटिंग पॉइंट? तो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स दे ऑल्सो नीड टू बी एड्रेस्ड। निश्चित रूप से जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा, मैं दैट्स व्हाट आई ऑलवेज यूज टू से डियर फ्रेंड्स, कि व्हेन वी टॉक अबाउट द सब्सिडी आई एम ऑलवेज अगेंस्ट द सब्सिडी टू होम दोज हु आर वेल टू डू, जिनके पास बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स हैं, दे नीड नॉट बी गिवन द सब्सिडी। यस ऑफ कोर्स सब्सिडी, एमएसपी, जितने भी एग्रीकल्चर बेनिफिट्स हैं या किसी भी सेक्टर का जो बेनिफिट है, उन, चाहे अगर इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटेज वर्कर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस की ज़रूरत है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा प्रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर कोई इंडस्ट्रीज डूब रही है, बर्बाद हो रही है किसी कारण से, उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, बट द मोमेंट दे आर गेटिंग प्रॉफिट दे शुड ऑल्सो रिटर्न प्रॉफिट टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसी प्रकार विलेज आर्टिजन्स, जो आप अभी सामने जो विलेज आर्टिजन्स का एक सीन देख रहे हो ना, हर गांव में इस तरह के 10-12 लोग हुआ करते थे। हमारा हर विलेज सेल्फ सफिशिएंट होता था। जब मैं मुझे याद है कि जब मैं क्लास 1 या क्लास 2 में हार्डली रहा हूँगा, तो हमारे घर के आसपास 2-4 घर ऐसे थे। लेकिन विलेज का जो सेटअप है वो धीरे धीरे बर्बाद होता गया और इनके इम्पोर्टेंस को नहीं समझा गया, और ये विलेज से शहरों की तरफ पलायन किए। अपना जो पुश्तैनी जो पेशा था उसको इन्होंने छोड़ दिया, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिला और लेबर के रूप में ये टर्न हो गए। और यही लोग थे हर घर में इस तरह के बनाने वाले से। जब मॉडर्न पीरियड था, जब अशोका का समय था, जब इस तरह के जो प्राचीन काल के जो समय थे, तो उस समय ये लोग ये हथियार, तलवार और त्रिशूल वगैरह, ये जो हथियार थे वो बनाते थे और अपने देश की रक्षा करते थे। मेरे पॉइंट? तो हमने इन लोगों की इम्पोर्टेंस को नहीं समझा और धीरे धीरे ये लोग अपने मूल जो बिजनेस था उससे अलग होते गए और इनकी स्थिति खराब होती गई। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बोलिए। Yes.